हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। और मैंने आपसे लेक्चर 3 में वादा किया था कि मैं आपको लेक्चर 4 में लेटेंट हीट, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट and what is the role of latent heat in conversion of state? So firstly discuss about latent heat. latent heat में जो आपका latent टर्म है वो latent टर्म ग्रीक लैंग्वेज का लेट्रे से लिया गया है। किससे लिया गया है? लेट्रे से। और लेट्रे का मतलब होता है टू लाई हिडन। और लेटेंट के आगे हीट यानी कि छुपी हुई उष्मा, इसको हम लोग गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त। गुप्त मतलब छिपी हुई उष्मा है, ये हमको दिखाई नहीं देती है। व्हाइट इज नोन एज लेटेंट हीट, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो लेटेंट हीट के बारे में कहते क्या है कि हीट इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ स्टेट विदाउट राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वैसा हीट है जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में आवश्यक होता है बिना उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीज किए हुए। जैसे कि एग्जांपल के बारे में बात करें हम लोग, सपोज दैट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें। मान लीजिए कि हमारे पास आइस है। हमारे पास क्या है? आइस। तो आइस का यहाँ पर स्टेट क्या है? आइस का यहाँ पर स्टेट जो है हम लोगों का सॉलिड है। आइस का स्टेट क्या है? सॉलिड है। हम जानते हैं कि अगर आइस को सॉलिड स्टेट से अगर इसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मेल्ट करना पड़ेगा। और मेल्ट करने के लिए इस आइस के मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करना होगा, तभी ये आइस हमारा क्या करेगा? मेल्ट करेगा। हम जानते हैं कि जब हम लोग आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, हम लोग पहले से डिस्कस किए हुए हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है हम लोग का? 0 डिग्री सेल्सियस। तब जाकर के ये हमारा जो आइस है वो कन्वर्ट किसमें होता है? वाटर में। और इस वाटर का यहाँ पर जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। एक चीज आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि आइस जो हमारा मेल्ट कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस हम लोग का क्या है? मेल्टिंग है। जब ये मेल्ट कर रहा है तो वहां पर आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इस आइस के मेल्ट करने के बाद जस्ट जो हमको वाटर जो प्राप्त होता है, उस वाटर का भी जो हमारा टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सोचेंगे सर जी कैसे? हम तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी इसको हम जो हीट दे रहे हैं वो हमारा हीट गया कहाँ? वो हीट यूटिलाइज कहाँ हुआ? एक्चुअली होता ये है कि आइस के 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस आइस को, वो हीट क्या करता है? इस आइस के फॉर्मेशन में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाता है, न कि इस आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होता है। शुरुआती दौर में जब इस आइस का टेम्परेचर 0 से कम था, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो वो टेम्परेचर इस आइस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे, जिसके वजह से इसके मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है और उस समय ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आइस मेल्ट करता है। और इस आइस के मेल्ट करने के बाद जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट इस आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज न कर करके इस आइस के पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जा रहा है। इसलिए इस आइस के मेल्ट करने के बाद जो वाटर जो प्राप्त हो रहा है, उस वाटर का भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यानी कि यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के बाद जो हमने हीट दिया, वो हीट
इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि वो हमको हीट दिखाई नहीं दे रही है। तो इसे हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। और यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करने के बाद जो हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, या हीट जो प्रोवाइड किया, वो हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। उसका यूटिलाइजेशन केवल और केवल क्या हुआ, इस सॉलिड पार्ट के यानी कि इस आइस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज किया। क्लियर है सभी को, यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब ये लेटेंट हीट के टाइप्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइप्स। यानी कि आप फ्यूजन वाले केस में यानी कि मेल्टिंग वाले केस में कितना लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम लोग का वाटर है, वाटर बॉइल करता है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसके बाद भी अगर उस वाटर को अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देखते हैं उसके बाद भी इस वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होता है, 100 पर ही उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वो वाटर बॉइल करने के साथ साथ वो वेपर में कन्वर्ट होते रहता है, और उस वेपर का भी जो टेम्परेचर होता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करने में जो हीट हमने उसको दिया था, वो हीट क्या कर रहे थे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे थे। और 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर अचीव कर गया, जब वो बॉइल करने लगा, उसके बाद जो हम उसको हीट देंगे, वो हीट क्या करेगा, उसके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को ओवरकम करेगा और उस वाटर को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यानी कि वहां पर वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाला नहीं है, यानी कि वहां पर वो क्या है, गुप्त एनर्जी है, यानी कि लेटेंट हीट वहां पर यूटिलाइज हो रहा है। तो वहां पर यूटिलाइज होने वाले लेटेंट हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि डिफरेंट जो हमारे कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, वहां पर हम लोग डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो हम लोग लेटेंट हीट पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन टर्म मेल्टिंग के उपयोग करते हैं, हम लोग पीछे में डिस्कस किए हुए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आवश्यक, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। एज लाइक इसको हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg solid into liquid at its melting point is known as latent heat of फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड, 1 kg सॉलिड। ये जो डिफिनेशन है वो 1 kg सॉलिड पे अप्लाई हो रहा है। 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जिस सॉलिड का जब मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको टेम्परेचर को अचीव करने के बाद जो हीट देंगे, और वहां पर जो हीट जो होगा वो हीट क्या करेगा, उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होगा, तो उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानेंगे, उस सॉलिड के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानेंगे। एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट आप क्या ले लीजिए, 1 kg का आइस का ब्लॉक ले लीजिए। 1 kg का आपने क्या लिया, आइस का ब्लॉक लिया। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम लोग का जो है, उसका टेम्परेचर क्या है, माइनस में है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए क्या है, माइनस में है। आप क्या करना चालू किया, इसको बाहर से एक्सटर्नली आपने क्या करना चालू किया, इसको हीट प्रोवाइड करना चालू किया। हीट प्रोवाइड करना चालू करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा, राइज अप होते जाएगा। और जैसे ही इस आइस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा,
तो ये हमारा आइस जो है वो क्या करना चालू कर देगा, मेल्ट करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, मेल्ट करना चालू कर देगा। और ये आइस से किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, वाटर में। इसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, वाटर में। लेकिन ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंच गया, उसके बाद से जो हीट जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ही इस आइस के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाने का काम नहीं करेगा। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन इसके बाद की जो आपने हीट इसको प्रोवाइड किया, वो हीट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल से इसके बीच का जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लग रहा है उसको वो ब्रेक करने का, ओवरकम करने का काम करता है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है या ओवरकम होता है, इसे हमारा आइस ब्लॉक इसमें कन्वर्ट होने लगता है वाटर में, जो कि हमारा कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड थी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो क्या कर सके, 1 kg आइस ब्लॉक को वाटर में कन्वर्ट कर सके, तो उस हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। देखा गया है कि 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 किलो कैलोरी, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 80 किलो कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के बाद से इस आइस को 80 किलो कैलोरी हम एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर के 1 kg आइस का ब्लॉक हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, मेल्ट में। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, इस आइस ब्लॉक को टोटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी हमारी कितनी है, 80 किलो कैलोरी। यानी कि आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितना है, 80 किलो कैलोरी है। क्लियर। एक और चीज आप यहाँ पर नोट करके दिमाग में रखेंगे कि डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर जो है 80 किलो कैलोरी वो किसके लिए है, आइस के लिए। आपका मार्कर है, इसका कुछ अपना अलग होगा, कोई आपका आयरन है उसका अलग होगा, गोल्ड होगा उसका अलग होगा, प्लेटिनम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। यानी कि डिफरेंट सॉलिड्स है डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है सभी को। अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का जो दूसरा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस स्टेट में। तो वहां पर जो लेटेंट हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जो लेटेंट हीट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन क्या लिखते हैं, amount of energy या heat required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point is known as latent heat of vaporization। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, किसी 1 kg लिक्विड को क्या करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से जाने। एग्जांपल के तौर पर आप अगर डिस्कस करना चाहे, एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज दैट आपने क्या ले लिया
1 kg वाटर ले लिया, आपने क्या ले लिया, 1 kg वाटर, हमने क्या कंसिडर किया है, 1 kg वाटर कंसिडर किया, और इस वाटर को हम क्या करना चालू कर दिए, एनर्जी देना चालू किया, इसको हीट करना चालू करते हैं, तो देखते हैं कि इस वाटर का टेम्परेचर क्या होते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, और जब इसका टेम्परेचर कितना पहुंचता है, इसका टेम्परेचर कितना पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस, तब ये वाटर क्या करना चालू करता है, बॉयल करना चालू करता है, और जब ये बॉयल करना चालू करता है उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है जब वो बॉयल करना चालू करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर के नाम से या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो इसको एनर्जी देते हैं वो वाटर के टेम्परेचर को 100 से ज्यादा नहीं करता है, वहां पर टेम्परेचर क्या रहता है आपका 100 ही रहता है, ऐसा नहीं कि 1 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद की जो एनर्जी है जो आप उसको दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव करने के बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी किसमें यूटिलाइज हो रही है, इस लिक्विड के या इस वाटर के फॉर्मेशन में जो हमारे पार्टिकल पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज होता है। यानी कि वो क्या करता है, उस वाटर को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, वेपोराइजेशन, क्या होने वाला है, वेपोराइजेशन होने वाला है, और ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है, वाटर से वाटर वेपर में। यहां पर देखा जाता है कि जब ये वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लिया है उसके बाद से 540 किलो कैलोरी, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 540 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखा जाता है कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करने के बाद से उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, 540 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता हुई, क्या होने के लिए, 1 kg वाटर को टोटली वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। और ये 540 किलो कैलोरी एनर्जी जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हमने यूटिलाइज किया हुआ है वो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है, जिसके चलते ये वाटर हमारा लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एनर्जी हमको दिख नहीं रही है, कब दिखती, जब इसे इसका टेम्परेचर क्या होता, बढ़ता, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ हमारा नहीं रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, वेपोराइजेशन, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। इस जैसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हमने किया था, ठीक उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के केस में भी डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज क्लियर। ये 540 किलो कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये केवल और केवल वाटर के लिए, न कि किसी डिफरेंट लिक्विड्स के लिए। आपका जैसे लिक्विड आप मिल्क के बारे में बात करिए, मस्टर्ड ऑयल के बारे में बात करिए, कोकोनट ऑयल के बारे में बात करिए, या डिफरेंट किसी भी लिक्विड्स के बारे में आप बात करिए, उन सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में, किसके बारे में बात करने वाले हैं, इवेपोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इवेपोरेशन भी हमारा जो क्या है, एक प्रकार का कन्वर्जन है, किसका, लिक्विड का गैस में। किसमें कन्वर्जन हम लोग का है, लिक्विड का गैस में। इसमें भी हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इवेपोरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में ही कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर हम लोग
उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए बिना ही यहाँ पर ये लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन वैसा प्रोसेस है इसमें लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो उस प्रकार के कन्वर्जन को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। यहाँ पर लेकिन एक चीज नोट करके दिमाग में रखना है, यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, यहाँ पर नोट पॉइंट जो है वो इवेपोरेशन केवल और केवल लिक्विड के सरफेस पर होता है। केवल क्या होता है, सरफेस पर। इट अकर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। यह जो कन्वर्जन है लिक्विड का गैस में, ये केवल और केवल कहाँ होता है, उस लिक्विड के सरफेस पर ही होता है। आप कहेंगे सर जी हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि बॉइलिंग वाले केस में तो वाटर हमारा पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर रहा था, अचीव करने के बाद से वो क्या हो रहा था, आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन एक और चीज दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग हमारा पूरे ओवरऑल यानी कि होल लिक्विड सिस्टम पे वो अप्लाई होता है, पूरे होल सिस्टम में इवेपोरेशन वो हमारा बॉइलिंग होता है। जबकि इवेपोरेशन हमारा जो है वो केवल लिक्विड का कौन सा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करना चाहें, आप मान लीजिए कि आपने कोई क्या लिया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने क्या कर लिया, वाटर ले लिया। इसमें आपने क्या लिया, वाटर ले लिया। इसको आप क्या करिए, सनलाइट में रखिए। आपने कहा रख दिया इसको, सनलाइट में। आपने इसको क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में जब रखेंगे तो ये जो वाटर का अपर सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या होंगे, लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इन सनलाइट में जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जब उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जब उसको एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं, तो इन जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होना चालू होता है, बढ़ना चालू होता है। जब इनके काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ना चालू होता है, तब इनके बीच जो लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ओवरकम हो जाता है। और ओवरकम होने के चलते ये ऊपर वाले सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में। यानी कि वाटर अगर लिया है तो वाटर के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और एक केवल और केवल सरफेस पर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? हम ये बात सभी लोग क्लियर कर पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज इसमें, तो ये तो हम लोग का प्रोसेस हो गया, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन की बात करें, कैसे ये इवेपोरेशन होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हमने इसको एग्जांपल के माध्यम से हमने इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। इससे पहला आप देखते हैं ड्राइनेस ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड हम लोग का क्या हो रहा है, सूख रहा है। या आपका ड्राइनेस ऑफ क्लॉथ की आप बात कर सकते हैं, वेट क्लॉथ हम लोग का है। या आपका कोई कंटेनर है वो अनकवर्ड है, तो देखते हैं कि उसमें भी आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा आप बात करते मान लीजिए कि आप पानी को गर्म कर रहे हैं गैस पे, आप वहां देखते हैं कि बॉयल होने से पहले वो क्या होता है, आपका वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले से पहुंचे। यानी कि वहां पर उसका जो अपर वाला लेयर है वो क्या किया है, नीचे से एनर्जी को अचीव किया है और वो क्या कर रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि बॉइलिंग से पहले भी वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होते रहता है। तो वो भी आप देखे हैं। या आपका कोई वेट क्लॉथ है, गीला कपड़ा है, आप उसको डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे हैं वो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वाटर का वहां पर गर्मी के दिन में 100 टेम्परेचर पहुंच गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 100 डिग्री पहुंचे तो हम लोग रहेंगे ही ना, पॉइंट रहेगा ना हम रहेंगे, दिखेगा कौन। यानी कि वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है, तभी वो पॉइंट में जो वाटर का कंटेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। या ऐसे ही आप
कोई बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी आप अपने दरवाजे पर रख दीजिए, आप सुबह रखिए शाम को देखिए, देखेंगे उसमें वाटर की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ वेपोराइजेशन, यानी कि वहाँ कहीं ना कहीं वेपर में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपका दिन में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता ही नहीं अभी हमारे यहाँ, बहुत अधिक होता है तो 42 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग अचीव कर पाते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ड्राइनेस ऑफ क्लोथ की हम लोग बात करें, और दूसरा हम लोग बात करें ड्राइनेस ऑफ पॉन्ड्स की बात करें हम लोग, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास है। इसके हम लोग देखते हैं क्या, तो वहां पर इवेपोरेशन होता है। अगला हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें हम लोग पहला जो बात कर लेते हैं वो नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने दो अलग अलग लिक्विड लिया, मान लीजिए कि आपने एक क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और दूसरे कंटेनर में आपने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया आपने, एल्कोहल। ये भी आपका लिक्विड है और वो भी आपका क्या है, लिक्विड है। दोनों को आपने क्या कर दिया, सनलाइट में आप रख दीजिए, देखेंगे कि एल्कोहल का जो दोनों का अगर आपने अमाउंट सेम लिया है और दोनों को सेम टाइम में अगर आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है तो देखेंगे एल्कोहल का मात्रा फास्ट डिक्रीज होता है इसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल के लिक्विड के रिस्पेक्ट में। यानी कि एल्कोहल के केस में इवेपोरेशन फास्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एल्कोहल और लिक्विड के मोलिक्यूल के बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों में डिफरेंट है। यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा इवेपोरेशन का रेट। यानी कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पर इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच कम है तो वहां पर इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि वहां पर आसानी से क्या कर पाएगा, बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा, इसलिए वहां पर इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्लो। क्लियर है, यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड में डिपेंड करेगा। दूसरा आपका अगर आप बात करना चाहें, दूसरा आपका इसमें क्या है, दूसरा आप बात करना चाहें टेम्परेचर। हमें लग रहा है कि टेम्परेचर पर सभी लोग समझ पा रहे हो। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, रेट इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो किसी भी लिक्विड का अपर लेयर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो जल्दी से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हम लोग का, टेम्परेचर है। तीसरा हम लोग बात करना चाहें प्रेशर के बारे में, अगर आप बात करें प्रेशर, आपका प्रेशर के केस में आप प्रेशर अगर इसके ऊपर बढ़ाएंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने देगा, हमें तो नहीं लग रहा है कि उसको वेपर में कन्वर्ट होने देगा। यानी कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन को क्या करेगा, वो कम करने का काम करेगा। यानी कि इवेपोरेशन जो हम लोग का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन घटेगा, प्रेशर घटाएंगे इवेपोरेशन क्या होगा, हम लोगों का बढ़ेगा। चौथा आप अगर बात करना चाहें ह्यूमिडिटी की बात करना चाहते हैं, किसकी बात करना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, खूब गर्मी का दिन, वहां पर ह्यूमिडिटी कम होता है। ठंडी का दिन है, ठंडी के दिन हटा दीजिए, बरसात का समय भी चल रहा है, बरसात का दिन है, और यहाँ पर बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है मौसम में। आपको गर्मी, खूब गर्मी है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं हो रही है, उस समय अगर आपको पसीना आएगा तो जल्दी सूखेगा। कि अगर बारिश के मौसमों में उमस के चलते अगर आपको क्या हुआ, पसीना हुआ है, तो वो जल्दी सूखेगा। हमें लग रहा है
कि गर्मी के दिनों में जो पसीना होता है वो जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? बरसात के मौसम में उमस चलती है हुए पसीने के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो मौसम हमारा ड्राई नहीं होगा। तो वो ड्राई नहीं होगा तो उस केस में इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, स्लो होगा। यानी कि ह्यूमिडिटी जो क्या करता है, इवेपोरेशन को डिक्रीज करने का काम करता है। इवेपोरेशन को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये हमारे फैक्टर से जो क्या करते हैं, इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा हम लोग का टेम्परेचर, प्रेशर आपका, और क्या, ह्यूमिडिटी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इवेपोरेशन को प्रभावित करने का काम करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है अगला, इसमें एक और पॉइंट हमने, एक और फैक्टर्स है जो क्या करता है, आपके इवेपोरेशन को प्रभावित करने का काम करता है। वो पांचवा, सरफेस एरिया। कौन हम लोगों का? सरफेस एरिया। आपके सामने दो एग्जांपल है। एक, आपने, सब लोग चाय पीते हैं, चाय तो लग रहा सभी लोग पीते हैं। आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में आपने टी ले लिया, और एक आपका भाई है वो क्या कर लिया, एक ऐसा कोई बर्तन ले लिया, चौड़ा सा बर्तन ले लिया, और वो भी क्या ले लिया, वो भी चाय ले लिया। जितना चाय आप लिए थे उतना ही चाय आपका भाई भी ले लिया। तो पहले चाय इसका ठंडा होगा, हमें लग रहा है भाई का ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, जबकि आपके पास सरफेस एरिया क्या है, कम है। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये हमको जल्दी से ठंडा होगा, यहाँ पर जल्दी से ठंडा नहीं होगा। अगर कोई पोट लिए हैं और पोट में हमने अगर पानी रखा हुआ है, गर्मी का सीजन है, समर का सीजन है, तो उस समय उस पोट में जो वाटर होता है वो ठंडा होता है। जबकि अगर उसके अलावा कोई दूसरा कंटेनर अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग का वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और ये आपको जानना जरूरी भी है। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, ऐसे करके कोई पॉट ले लिया और इसमें आपने क्या भर दिया, वाटर। बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने इसमें भर दिए हैं। वाटर है हमारे, इसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हम जानते हैं कि पॉट का जो ये वाल है इसमें बहुत सारे, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्स। और यहाँ पे इसको कहाँ रख दिया, सन के कंटेक्ट में रखा है, सनलाइट के कंटेक्ट में। होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ से जो वाटर के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ जो स्मॉल पोर्स के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, इस पॉट के आउटर वाल पे, ऐसे वाल के आउटर सरफेस पे पहुंचेंगे। चारों तरफ से ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं इस पॉट के कहाँ पहुंच गए, आउटर सरफेस पे। कहाँ पहुंचे हैं, आउटर लेयर। होता क्या है कि जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तब इन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा यहाँ अंदर ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इस बाहर वाले सरफेस के कांटेक्ट में अंदर ही बहुत सारे, इधर चारों तरफ से क्या होंगे, वाटर के और भी अनदर मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। होता क्या है कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में, वाटर के जो आउटर सरफेस जो है स्पॉट के टच में जो है, उसके वाल के टच में जो है, ये क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी को गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चालू होता है, बढ़ना चालू होता है। जब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चालू होता है तो उसके बीच जो लग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो क्या होता है, ब्रेक होना चालू होता है। ब्रेक होने के दौरान देखा जाता है कि ये जो आपका सनलाइट जो आया है इसकी एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया है, साथ साथ ये वाटर का जो ये मॉलिक्यूल्स है अपने कांटेक्ट में आने वाले जो अनदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनकी भी एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ साथ इसकी भी एनर्जी, दोनों को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अंदर साइड में
जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला वाटर ठंडा हो जाता है। ऐसा ही हम लोग हाथ पर आप एसीटोन को गिराइए, देखेंगे कि यह हथेली बहुत ही क्या उसको बहुत ही ठंडा लगता है। एक्चुअल में एसीटोन जो आप वहां पर गिराए हैं वो एसीटोन क्या होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर जब कन्वर्ट होता है तो हथेली के कांटेक्ट में दबाता है, तो हथेली के यहाँ पर जो भी हमारे एनर्जी था, यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट उनकी एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उधर क्या होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हमको वहां पर क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक यही कंडीशन यहाँ पर होता है। तो ये हमारे इवेपोरेशन के फायदे हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सबस्टांस। इंटरमिक्सिंग ऑफ सबस्टांस टर्म को यहाँ समझना है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आप कंकड़ पत्थर को लाए आपस में मिला दिए, कर दिए सर तो ये तो इंटरमिक्सिंग हो गया, यानी कि ये क्या है, डिफ्यूजन हो गया। मैं उस इंटरमिक्सिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर जो दो सबस्टांस हमारे पास है, उन सबस्टांसों के फॉर्मेशन में जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए हुए। हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो किसी भी सबस्टांस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर एक दूसरे का पार्टिकल उनके स्पेसेस में जाकर के मिक्सअप होते हैं, जाकर के मिक्स हो जाते हैं, उस प्रकार के मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग। आप बात करते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग। और वो हमारा इंटरमिक्सिंग हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा हमारा, डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर हम लोग, मान लीजिए कि हमने दो गैस लिया, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने CO2 लिया, दूसरा हमने मान लीजिए क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया सपोज दैट। तो CO2 के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, हम जानते हैं कि उसमें स्पेस होगा। ऐसे ही O2 के भी बहुत सारे हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे, हम जानते हैं कि दोनों ही जो हमारे सबस्टांस हैं, जो गैस हैं, इन गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, रैंडमली मोशन में होंगे। वो क्या होंगे, हमारे मोशन में होंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या करना चालू करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, आपस में क्या करना, मिलना चालू, इंटरमिक्स होना चालू हो जाएंगे। तो इस मिक्सिंग को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, ऐसे लिक्विड और लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं तो लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा। एक का दूसरे में मिलाएंगे तो उनके स्पेसेस के बीच में, यानी कि जो डिस्टेंस जो वहां पर था, जो स्पेस था, उनमें वो क्या हो रहा है, आपस में जाकर के इंटरमिक्स हो रहा है। जैसे कि आप वाटर को मिल्क में मिला दिए या अल्कोहल को आप लोग वाटर में मिला दिए, तो वो सारे हमारे क्या है, डिफ्यूजन थी। यहाँ पर क्या है, गैस का गैस डिफ्यूजन है। ये क्या है, गैस प्लस गैस डिफ्यूजन है। आप इसका एग्जांपल आप O2 प्लस CO2 की बात कर सकते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड डिफ्यूजन के बारे में बात करें अगर आप, लिक्विड प्लस लिक्विड डिफ्यूजन, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मिल्क प्लस क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, या एल्कोहल प्लस वाटर आप लिख सकते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग, पहला हम लोग का ये हो गया, ये हम लोग का दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिक्विड प्लस गैस लिख सकते हैं। लिक्विड प्लस गैस, तो लिक्विड प्लस गैस कैसे होता है, लिक्विड में आप मान लीजिए वाटर है, हम जानते हैं कि वाटर में क्या डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन। क्या डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन। तभी तुम्हारी मछलियां वाटर में जिंदा रहती क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है। क्लियर है। चौथा अगर हम लोग बात करें, लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करें, लिक्विड प्लस क्या बात करें अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, हम जानते हैं कि हम लोग वाटर में क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाइए, या वाटर में आप क्या मिलाइए, साल्ट मिलाइए, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा डिफ्यूजन एक तरीके का। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा, चौथा नहीं पांचवा, सॉलिड प्लस सॉलिड। यहां पर थोड़ी सी बात को ध्यान देना है। गैस गैस डिफ्यूजन सबसे इजी होगा, लिक्विड प्लस लिक्विड डिफ्यूजन भी हमारा इजी होगा, लिक्विड प्लस गैस डिफ्यूजन भी इजी होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड डिफ्यूजन थोड़ा सा टफ होगा, जबकि सॉलिड प्लस सॉलिड डिफ्यूजन बड़ा ही रेयर केस में होता है। आपका इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा।
आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर लोग चाक से लिखते हैं, मिटाते जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चाक का यूज कर रहे हैं, देखेंगे बहुत लंबे समय के बाद से कि व्हाइट बोर्ड के पर आपको व्हाइट उसके अंदर में लगेगा कि व्हाइट उसके अंदर में छिप गया। व्हाइट यानी कि वो क्या थे, आपके चाक के मॉलिक्यूल्स लिखते लिखते उसके ऊपर रखते रखते वो क्या हो गया है, उस ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया है, इंटरमिक्स हो गया है। इसलिए वो कितना भी उसको रगड़ते हैं तो वो बाहर हमारा नहीं आ पाता, यानी कि वहां पर क्या है, सोलिड पर सोलिड डिफ्यूजन है, यानी कि चाक ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ये हमारे डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन था। एक और चीज दिमाग में रखेंगे, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि जब उसको एनर्जी देंगे अगर हम, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो रैंडम मोशन स्टार्ट करेंगे फास्ट। जब फास्ट रैंडम मोशन करेंगे तो वहां पर इंटरमिक्सिंग हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, लेटेंट हीट के टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद हमने बात किया इवेपोरेशन के प्रोसेस को डिफाइन किया हमने, इवेपोरेशन के फैक्टर, उसके इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन है उसको हमने डिवाइड किया। इसके अलावा हमने डिफ्यूजन को डिफाइन किया, और डिफ्यूजन डिफरेंट कंडीशंस में आपको मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया। अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें क्लास 10 से भी लेक्चर आपका आएगा, क्लास 9 से भी लेक्चर होगा और क्लास 12 से भी लेक्चर होगा। तो आप सभी लोग हमारा खूबसूरत और प्यारा सा चैनल रघु केमिस्ट्री को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।